क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है जी, वाई एक्सिस है, ठीक है। और मान के चलो यहाँ पे कोई भी एक वेक्टर है, यहाँ पे क्या आपका कोई भी एक वेक्टर है इस क्वाड्रेंट में, लेट से आपका ये वाला एक वेक्टर है, ठीक है। ये आपका कौन सा वेक्टर है, पी वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है आपका पी, और लेट से इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, पी होगी, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, पी होगी। और मान के चले ये एंगल आपका कितना है, थीटा है। इसके क्या होते थे आपके दो कंपोनेंट्स होते थे, बराबर है। हम कौन सा रिजोल्यूशन कौन सा करते थे, हम जब भी वेक्टर को तोड़ते थे तो हम क्या करते थे कि उसके जो दोनों कंपोनेंट्स है वो क्या होते थे आपके, दोनों कंपोनेंट्स क्या होते थे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते थे, बराबर है। और हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर डिसाइड किया है, ठीक है, कि आपका जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होगा वो कहाँ पे होगा, आपका एक्स एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में होगा, और आपका क्या होगा जेड एक्सिस में होगा। जब भी किसी वेक्टर का आप रिजोल्यूशन करोगे, उसको स्प्लिट करोगे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके जो कंपोनेंट्स आएंगे वो हमेशा कहाँ पे होने चाहिए, आपके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में होने चाहिए। कहाँ पे होने चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। तो इसका जब रिजोल्यूशन करोगे तो इसका कंपोनेंट कहाँ पे आएगा, तो अभी इसको तोड़ रहे हो ना, इसको आप तोड़ रहे हो, तो इसका मतलब ये वाला क्या हो आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसके दो कंपोनेंट्स हो क्या हो गए, एक होगा आपका, क्योंकि ये वाला आपका कौन से प्लेन में आ रहा है, एक एक्स वाई प्लेन में आ रहा है, एक कंपोनेंट बनेगा आपका एक्स एक्सिस में और एक बनेगा आपका वाई एक्सिस में। तो अगर आप ऐसा करते हो तो ये अगर रिजल्टेंट हुआ तो इसके ये दो कंपोनेंट हो गए, एक ये वाला, ठीक है, और आपका ये वाला, देख लो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसको तोड़ के मैं अगर इसके दो कंपोनेंट्स बना रहा हूं तो ये क्या हुआ आपका, मतलब ये आपका आर वेक्टर, ये वो आपका ए वेक्टर और ये वो आपका बी वेक्टर। अरे आगे ना, पर हम ऐसा लिखेंगे क्या इसको, हम क्या लिखेंगे, ये अगर पी वेक्टर है तो पी का ये वाला कंपोनेंट पी का हुआ एक्स एक्सिस, इसको हम क्या लिखते थे पी एक्स, और इसको क्या लिखते थे हम पी वाई, इसको क्या लिखते थे हम पी वाई। देन आपका जो पी एक्स आता था वो क्या होता था आपका, अभी ये आपका क्या हुआ हाइपोटेनस ना, जो रिजल्टेंट होगा वो आपका क्या होगा, अगर ट्रायंगल बनाते हो तो हाइपोटेनस होगा, बराबर है। अगर पैरेललोग्राम बनाते हो तो वो डायगोनल होगा, वो क्या होगा आपका डायगोनल होगा। तो ये आपका रिजल्टेंट है, बराबर है, मतलब ये आपका हाइपोटेनस है, और ये वाला क्या आपका एडजेसेंट साइड है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका एडजेसेंट साइड होगा ये क्या होगा आपका हाइपोटेनियस, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है पी ना, इंटू कॉस थीटा, अरे हाँ कि ना। और ये क्या होगा आपका हाइपोटेनियस पी इंटू क्या होगा आपका साइन थीटा, क्योंकि ये वाला सामने वाला साइड है और ये वाला एडजेसेंट साइड है, तो सामने वाली साइड में आपका साइन थीटा आएगा और एडजेसेंट साइड में आपका कॉस थीटा। देन आपका ये जो पी वेक्टर है इसको हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, पी वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो, तो एक ये वाला वेक्टर है, ये कहाँ पे आ रहा है एक्स एक्सिस में, और इस तरफ आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका आई क्या, और इस तरफ आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है जी, इस तरफ होता है आपका जे क्या, बराबर है। तो क्या हो जाएगा आपका पी वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो जी, पी क्या जाएगा आपका, अब ये एक्स एक्सिस है ना, तो इसके ये दो कंपोनेंट है ना, मतलब इसका एडिशन प्लस इसका एडिशन इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये और ये आपका क्या सेम ऑर्डर में, और इसी के ये दो कंपोनेंट है, तो इनको जोड़ दो तो ये मिलेगा मेरे को। पर वेक्टर को हम कैसे जोड़ते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ जोड़ते हैं, बराबर है। तो आपका ये क्या हुआ, तो इसका एक कंपोनेंट आपका पी कॉस थीटा है जो आपका कहाँ पे एक्स एक्सिस में, तो इसकी मैग्नीट्यूड है पी कॉस थीटा, बराबर है। पर आपको पता है वेक्टर मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन वेक्टर। कोई भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ ना, तो उसका वेक्टर यूनिट वेक्टर फॉर्म क्या होता है कि कोई भी अगर आपका ए वेक्टर है तो ए वेक्टर इज क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड इंटू उसका यूनिट वेक्टर, बराबर है। ये तो होगी मैग्नीट्यूड, पी कॉस थीटा क्या हो गया, पहले कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया पी कॉस थीटा, तो कौन सी डायरेक्शन में आपका, इसलिए मल्टीप्लाई में क्या आएगा यूनिट वेक्टर, बराबर है। प्लस दूसरा ये वाला इसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस, मतलब क्या जाएगा अभी समझ में आया, तो ये हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर फॉर्म, ये क्या हो जाएगा आपका, मतलब इस पी वेक्टर को मैंने यूनिट वेक्टर के फॉर्म में क्या किया, रिप्रेजेंट किया। सबको समझ में आया, बराबर। देन मैंने आपको बताया था कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है पी, अगर आपको ये पता करना है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता था पी, पी इज इक्वल टू होता था अंडर रूट ऑफ, बोलो जी, अंडर रूट ऑफ, ये आपका कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। ये कौन सा आपका है, ये कौन सा आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म, अरे समझे कि नहीं समझे, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका इसका मैग्नीट्यूड। तो देख लो जो एक्स एक्सिस में वो कंपोनेंट कितना है आपका पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा है ना, का होल स्क्वायर, मतलब आई का कोफिशिएंट, मतलब क्या होगा आपका आई का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट कितना है पी
साइन थीटा उसका स्क्वायर, अरे कि ना, और उसको क्या लिख लो, कहाँ पे लिख लो, अंडर रूट में। ये तो आपको ये भी पता होगा कि अगर आपका यह हाइपोटेनस है ना, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर प्लस, अरे समझे कि नहीं समझे, वहां से भी लिख सकते हो। ये क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म, ये क्या हो गया आपका। इसके बाद आता आपका डायरेक्शन फॉर्म, इसके बाद क्या था आपका डायरेक्शन फॉर्म। अरे आपको एक चीज पता है, कभी भी किसी वेक्टर का आपको अगर डायरेक्शन दिखाना है तो हम मैथमेटिकली डायरेक्शन कैसे दिखाते थे, एंगल से दिखाते थे। कैसे दिखाते थे हम, एंगल से। सबको समझा क्या, जब भी डायरेक्शन दिखाने हम किससे दिखाते थे, एंगल से दिखाते थे। तो यहाँ पे दिख रहा है ये जो पी वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये आपका एक कंपोनेंट होगा पी एक्स और आपका ये कंपोनेंट हो गया आपका पी वाई। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर आपको मान के चलो ये पी वेक्टर है, इसका एक कंपोनेंट ये वाला है और एक कंपोनेंट आपका ये वाला है, तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट आपको पता है, मतलब आपको एडजेसेंट कंपोनेंट पता है और आपको अपोजिट साइड पता है, ठीक है। तो मैं यहां से क्या लगा सकता हूँ, tan थीटा लगा सकता हूँ। तो tan थीटा क्या हो जाएगा आपका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बोलो वहां से अपोजिट p साइन थीटा, उससे बेटर है इसको क्या लिखो, पी वाई लिख दो अपॉन पी एक्स, अपॉन क्या हो जाएगा पी एक्स। अगर मेरे को थीटा निकालना है तो इस tan को उस तरफ लेके जाना पड़ेगा, इस tan को क्या करना पड़ेगा, उस तरफ लेके जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा tan, इधर क्या बचेगा आपका थीटा ना, और tan उधर जाके क्या हो जाता है आपको tan इनवर्स अपॉन इधर क्या हो जाएगा आपका पी वाई बटे, ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन। बस ये तीनों फॉर्म ही आपके यूज हो गया, ठीक है। जैसे भी मैं आपको क्वेश्चन में दे देता हूं, मान के चलो ये आपका कौन सा साइड है, ईस्ट, ये वाला वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये वाला आपका क्या साउथ, ठीक है। जैसे भी मान के चले एक वेक्टर आपका इस तरफ है, ए वेक्टर है, ये इसकी मैग्नीट्यूड मान के चलो 10 यूनिट है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 10 यूनिट, और ये एंगल कितना है आपका 30 डिग्री। तो आपका क्या कर लो, इसका वेक्टर फॉर्म निकालो, इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म निकालने की जरूरत है क्या, ऑलरेडी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको, और इसका क्या निकालो डायरेक्शन फॉर्म। तो आपको ये निकालना है और आपको ये निकालना है, डायरेक्शन भी तो आ ही जाएगा, छोड़ो वेक्टर फॉर्म निकालो सिर्फ, इसका क्या निकालो वेक्टर फॉर्म। ये वाला एक वेक्टर है आपका, फिर ये वाला वेक्टर है बी, ठीक है। अब ये एंगल है 53 डिग्री, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड है आपका मान के चलो 5 यूनिट। कितना मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, ठीक है। इसके बाद एक और वेक्टर है आपका ये वाला, ठीक है, ये सी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 8 यूनिट। करो इन सबको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। अभी यहाँ पे मैंने क्या बनाया, यहाँ पे मैंने कौन सा मेथड यूज किया था, ट्रायंगल लॉ। मैंने क्या यूज किया था, ट्रायंगल लॉ। यहाँ पे मैं क्या यूज करके देखता, पैरेललोग्राम लॉ। क्या यूज करके देखता मैं, तो अगर आप इसके कंपोनेंट कर रहे हो, इसको क्या कर रहे हो, इसको तोड़ के आपके कितने कंपोनेंट बनेंगे, एक की दो। अगर प्लेन में रखा हुआ है तो दो बनेंगे, अगर स्पेस में रखा है तो तीन बनेंगे। तो ऑलरेडी ये आपका कहाँ पे, तो आपको पता है ये वाला एक्स एक्सिस होता है और ये वाला क्या होता है आपका वाई एक्सिस। ये कौन से प्लेन में रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। इसका मतलब इसके कंपोनेंट क्या बनेंगे, दो बनेंगे, और जिस प्लेन में रखा हुआ है बराबर, जैसे एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, एक कंपोनेंट बनेगा आपका एक्स एक्सिस में और एक कंपोनेंट बनेगा आपका वाई एक्सिस में, ठीक है। तो अगर मान के चलो इसके दो कंपोनेंट बना रहे हो तो इसको तोड़ के तो दो वेक्टर बना रहे हो ना, तो उन दो वेक्टर को जोड़ते तो यह मिलता, मतलब ये क्या हुआ आपका रिजल्ट है ना। रिजल्ट को तोड़ के आप क्या बना रहे हो, ए और बी बना रहे हो। अरे समझे कि नहीं समझे, तो इसके दो कंपोनेंट अगर बनाते हो तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है कि जो रिजल्टेंट होता है वो आपका क्या होता है, डायगोनल होता है, और आपके जो दो वेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं। और डायगोनल और वो दो वेक्टर जिनको आप बनाने वाले हो उनका इनिशियल पॉइंट क्या आना चाहिए, एक ही जगह पे आना चाहिए। तो इनिशियल पॉइंट कहां पे आपका, यहाँ पे। इनिशियल पॉइंट कहां पे आपका, यहाँ पे। तो फर्स्ट वेक्टर बनेगी आपकी ये वाली, और रहेगी ना, सेकंड वेक्टर बनेगी आपकी ये वाली। अभी देखो पैरेललोग्राम बन रहा है क्या, ऐसे बन गया, अरे बन गया क्या, तो देख लो ये आपका डायगोनल मतलब रिजल्ट है, ये आपका ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर। सबको समझ में है, इन दोनों को जोड़ो तो ये मिलता है, इसको तोड़ो तो ये दो मिलते हैं। अरे समझे कि नहीं समझे, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, ए वेक्टर को तोड़ोगे तो ये एक कंपोनेंट आया, इसको हम क्या लेंगे ए का कंपोनेंट इन एक्स एक्सिस, इसको हम क्या लेंगे ए का कंपोनेंट इन वाई एक्सिस, क्योंकि ये दोनों क्या आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, दोनों क्या आपके। बोलो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है ये साइड और ये साइड क्या होती है आपकी सेम होती है, तो फिर से वही चीज है, ये अगर ए वाई है तो आपका ये वाला भी क्या हुआ
ए वाई ना, आ रहेगी ना। मतलब आप समझ रहे हो क्या कि अगर आपका ये, अगर अभी यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ठीक है, तो ये अगर आपका हाइपोटेनस है, ये एडजेसेंट साइड और ये वाली आपकी अपोजिट साइड, बराबर है। तो ये अपोजिट साइड मतलब ये अपोजिट साइड, तो आप बोल सकते हो डायरेक्ट, अगर ये थीटा है, ये अगर आपका एंगल है, तो जो एंगल को लगी हुई साइड है वो आपकी क्या होगी, एडजेसेंट साइड, और जो एंगल को नहीं लगी हुई वो अपोजिट साइड। तो ये कौन सा कंपोनेंट, कॉस की साइड, ये आ जाएगा कॉस वाला कंपोनेंट। तो क्या हो जाएगा, टेन हाइपोटेनस इंटू cos 30, हाइपोटेनस इंटू cos ऑफ 30 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10 इंटू cos 30। बोलो फटाक से, cos 30 की वैल्यू √3/2 कितना होता है, गुड, कितना 5√3। सबको समझ में आया। इसके बाद ये वाला ए वाई, तो ये कौन सी साइड आपकी, अपोजिट ना, ये मतलब ये ना, तो इसको अपोजिट साइड, इसको जब ये एंगल होगा, ठीक है, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका 10 साइन ऑफ 30 डिग्री। बोलो 10 साइन 30 की वैल्यू 10 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा जी, 5। समझ में आया। तो देखो एक कंपोनेंट मिलेगा आपका 5√3 और एक क्या मिला आपको 5। ये कहां पे मिला आपका, पॉजिटिव एक्स में, ये कहां पे मिला आपका। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि आपका जो ए वेक्टर होगा वो आपका क्या हो जाएगा 5√3, कहां पे आपका एक्स एक्सिस में ना, और इधर यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, प्लस आई क्या, मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, आई क्या, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन वेक्टर, तो आपका क्या मिलता है वेक्टर, बराबर है। और जब भी वेक्टर को जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के साथ जोड़ते हैं। ये मैग्नीट्यूड ए वाला डायरेक्शन, प्लस दूसरा 5, ये हो गया आपका वेक्टर। समझ में आया, ठीक है। सिमिलरली आप बी को कैसे करोगे, तो अभी डायरेक्ट डायरेक्ट करते जाना। तो बी के क्या हो जाएगा, बी का एक कंपोनेंट बनेगा ये वाला, बराबर है, और एक कंपोनेंट बनेगा आपका ये वाला। अरे हाँ जी ना, ये वाला आपका बी एक्स और ये वाला आपका बी वाई। कौन से प्लेन में, ये आपका निगेटिव एक्स और ये वाला आपका, तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लेन में। समझ में आया, अरे ना। और अगर x की तरफ आपका यूनिट वेक्टर क्या है, प्लस आई कैप है, तो माइनस एक्स की तरफ क्या होगा, माइनस आई कैप होगा, क्योंकि उसको 180 से रोटेट करना पड़ेगा ना। तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ आई कैप वेक्टर, नेगेटिव ऑफ, समझा ना, प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना, अरे हाँ कि ना, बराबर है। तो अगर मैं इस बी वेक्टर के कंपोनेंट करता हूं तो ये आपका बी एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका बी वाई। बोलो एडजेसेंट साइड कौन सी, जो थीटा को लगी हुई वो एडजेसेंट, तो एंगल को लगी हुई कौन सी, ये वाली ना, ये आपके एडजेसेंट। तो ये वाला आपका, ये कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा, कॉस वाला, और ये कंपोनेंट साइन वाला। सबको समझ में आया। तो यहां से अगर देखते हो तो बोलो बी एक्स कितना आएगा, बोलो जी 8 कौन सा, कॉस ऑफ 53 डिग्री, और बी वाई 8 साइन ऑफ 53 डिग्री, क्या, और 5, सॉरी ये 5 है ना, ये 5 और ये वाला भी 5, इसके कंपोनेंट कर रहे हैं। बोलो अब cos 53 sin 53 कैसे निकालोगे। तो मैंने आपको बोला था एक ट्रायंगल रट के रखना है, बराबर है, ये वाली याद है क्या, बोला भी था भूलना नहीं है, वो बार बार यूज करेंगे। ये मान के चलो 5 है, ये वाला 4 है, और ये वाला क्या होता है आपका 3। देन आपका ये एंगल क्या होता है 37 डिग्री, ये 90 और ये वाला 53 डिग्री, बराबर है। तो ये अगर आपको ट्रायंगल पता है तो यहां से आप क्या कर सकते हो, साइन 53 निकाल सकते हो। तो साइन 53 बोलो, साइन 53, साइन 53, तो आपका ये वाला एंगल है ना, तो इसके लिए ये वाला क्या हुआ अपोजिट और ये वाला हाइपोटेनस, 4/5 ना, तो कितना आया 4। इसके बाद साइन cos 53 3/5, और ये आता है ना आपको कितना आया 2। तो आपका एक कंपोनेंट आया 3 और एक कंपोनेंट आया 4। तो यहाँ पे आपका बी वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो आप लिख सकते हो इसको। तो आपका जो बी वेक्टर होगा वो क्या होगा जी, बोलो बी के दो कंपोनेंट है, एक आपका क्या है बी एक्स, वो कहां पे आपका निगेटिव एक्स में, इसलिए निगेटिव एक्स में, इसलिए माइनस कितना, कितना है 3 ना, तो 3 आई क्या प्लस, बराबर है, ये आपका पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा बी वाई, ये भी कहां पे आपका निगेटिव है, इसलिए माइनस कितना 4 जे क्या, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3 आई क्या माइनस 4 जे, ये आपका आंसर है। ठीक है। अगर मैं आपको पूछा कि बताओ सी वेक्टर क्या होगा, तो सी वेक्टर, सी वेक्टर देखो, ये देखोगे सी वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी 8 यूनिट, और ये ऑलरेडी कहां पे आपका नेगेटिव एक्स में। अगर ये ऑलरेडी नेगेटिव एक्स में, इसका मतलब क्या है, उसकी कंपोनेंट करने की जरूरत है क्या,
ऑलरेडी वो एक्स एक्सिस में है ना, ऑलरेडी वो एक्स एक्सिस में है, तो उस पर कंपोनेंट करने की जरूरत है क्या? कितना है उसका यूनिट? 8। कहाँ पे? नेगेटिव एक्सिस, इसलिए -8 आई क्या। फिर वाई वाला कंपोनेंट क्या होगा? जे वाला 0 प्लस 0 जे। सबको समझ में आया? तो ये हो गया आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। क्या हो गया आपका? वेक्टर। अभी हम देखते हैं 3D में कैसा होता है। अब ये तो 2D में देख लिया ना, 3D में देखना पड़ेगा ना। तो 3D में मैंने क्या बताया था आपको? एक पोजीशन बताया था, पोजीशन वेक्टर। क्या होता है आपका पोजीशन वेक्टर? तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन क्या करनी है? फिक्स करनी है, बराबर है? तो हम क्या करते थे? ऑब्जर्वर फिक्स करते थे। क्या करते थे हम? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब आप। ऑब्जर्वर मतलब कौन? आप। और ऑब्जर्वर हमेशा क्या होता था? ओरिजिन पे होता था। कहां पर रहता आपका ऑब्जर्वर? हमेशा ओरिजिन पे, बराबर है? तो जैसे भी मान के चलिए ये आपका क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है, आपका स्पेस में रखा हुआ है, बराबर है? एक आपका ऑब्जेक्ट है जो कहां पे रखा हुआ है? आपका स्पेस में रखा हुआ है, और इसकी मेरे को पोजीशन पता नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्वर को फिक्स करना पड़ेगा ना। तो मैंने एक ऑब्जर्वर यहाँ पे फिक्स कर दिया। ऑब्जर्वर मतलब कौन? आप। ये दिख रहा है? अरे दिख रहा है क्या? ये आप हो, आप यहाँ पे फिक्स कर दिए मैंने, तो ये क्या हो गया आपका? ओरिजिन, बराबर है? और ऑब्जर्वर हमेशा क्या होता है? 3 डायरेक्शन के साथ रहता है, बराबर है? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ रहता है, उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सामने वाला कौन सा एक्सिस होता है? ऑब्जर्वर के एक्स एक्सिस, इधर वाला और इधर वाला जेड। तो वैसे इसके विथ रिस्पेक्ट टू ये वाला हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस, और ये क्या हुआ आपका? जेड एक्सिस। सबको समझ में आया? अभी इसको किसकी पोजीशन बतानी है? इसकी पोजीशन बतानी है। तो मेरे को बताओ वो कौन से प्लेन में रखा हुआ है कि स्पेस में रखा हुआ है? समझ में आ रहा है? 3D में समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है पक्का? तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर देखेगा ये वाला, इसके कुछ तो कोऑर्डिनेट बताएगा ना। जैसे मान के चलिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बताए? मान के चलो ए, बी और क्या बताया? सी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑब्जर्वर कैसे बताता है? जैसे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा और इसको पूछ लिया, बराबर है, कि बता ये जो आपका स्केच पेन है इसकी पोजीशन क्या है? तो ये क्या करेगा? खुद को रेफरेंस पकड़ लेगा, बराबर है, और एक स्केल उठा लेगा, स्केल का 0 खुद पे रखेगा, जहां पे वो बैठा हुआ है वहां पे क्या लगेगा? स्केल का 0 लगेगा, 0 मार्क रखेगा, और वहां से इसकी क्या कर लेगा? लेंथ मेजर कर लेगा। तो वो बोलेगा कि ये इसकी पोजीशन है। अरे समझे कि नहीं समझे? या फिर अगर वो एक्स वाई जेड के टर्म में बताना चाहता है तो इसकी पोजीशन कैसे बताएगा? तो ये अगर यहाँ पे है, ये अगर यहाँ पे है, तो सामने वाली साइड क्या होगी? एक्स एक्सिस, इसके राइट वाली साइड क्या होगी? वाई एक्सिस, ऊपर वाली साइड जेड एक्सिस। तो ये क्या करेगा? पहले क्या करेगा? यहां तक पहुंचना है तो पहले चल के देखेगा एक्स में कितना चलना पड़ेगा, वाई में कितना चलना पड़ेगा, और जेड में कितना चलना पड़ेगा। और फिर वो बताएगा कि एक्स में ये ऑब्जेक्ट इतना डिस्प्लेस होके इतना डिस्प्लेस किया है, वाई में इतना डिस्प्लेस किया और जेड में इतना डिस्प्लेस किया है। अगर मैंने इस ऑब्जर्वर को पोजीशन पूछी कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ये कैसे बताएगा? हाँ, ये डिस्प्लेस करके देखेगा ना। जैसे अभी ये मान के चलो यहां से यहां पे जाएगा, गया, ऐसे गया, तो एक्स में यहां पे गया पहले। ये देखेगा कि अगर मेरे को इस पॉइंट से, इस रेफरेंस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे पहुंचना है, तो मेरे को एक्स में कितना चलना पड़ेगा, वाई में कितना चलना पड़ेगा और जेड में कितना चलना पड़ेगा। यही क्या हो जाएगी उसकी पोजीशन। अरे होगी ना? तो एक्स में इतना चला, फिर ये कौन सा एक्सिस में चला? वाई में चला, और फिर ये वाला देख लो। समझ में आ रहा है क्या? देख लो, समझ में आया? तो इसको अगर इसके पास पहुंचना है तो एक्स में कितना चलना पड़ रहा है? ये ए हुआ, ये वाला बी हुआ, और ये वाला सी हुआ। सबको समझ में आया? अरे हाँ कि ना? तो ये को देते यहाँ पे 3 वेक्टर, ये इनिशियल पॉइंट, अरे है कि ना? बराबर है, और ये वाला फाइनल पॉइंट। स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपको क्या मिलता है? पोजीशन वेक्टर मिलता है। क्या मिलता है? मतलब इसके विथ रिस्पेक्ट टू इसकी पोजीशन क्या है, यही आपको कौन बताएगा? पोजीशन वेक्टर बताएगा। कौन बताएगा? समझ में आ रही क्या चीजें? तो हम पढ़ रहे हैं अभी पोजीशन वेक्टर, ठीक है? और उसको हम किससे डिनोट करते हैं? हम आर से। ये आपका क्या हो जाएगा? आपका आर वेक्टर। तो पोजीशन अगर देखोगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका, ये कौन है? आपका ऑब्जर्वर। ये कौन है? आपका ऑब्जर्वर। और ये कौन है? आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को लेट से मैं पी से डिनोट करता हूं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को किससे डिनोट करता हूं? मैं पी से। और ऑब्जर्वर की पोजीशन को ओ से, क्योंकि वो ओरिजिन है, बराबर। तो आपका जो आर वेक्टर होगा वो आर वेक्टर मतलब क्या होगा? इसको कैसे लिख सकते हो?
तो आर वेक्टर अगर देखोगे तो ये जो पोजीशन वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट क्या है आपका ओ है, और फाइनल पॉइंट आपका क्या है? तो पहले क्या लिखो? इनिशियल पॉइंट, फिर क्या लिखो? फाइनल पॉइंट। अरे है कि ना? ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। क्या हो गया इसका? और इसको अगर वेक्टर के टर्म में लिखना है तो इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? एरो। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी जी? तो इसकी मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो आर, एरो हटा दो तो आपको मैग्नीट्यूड मिलता है, इधर से भी एरो हटा दो तो क्या जाएगा आपका? ओपी। मतलब आपको क्या निकालना है? ओपी लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? तो अगर मेरे को सबसे पहले इसका क्या आएगा? वेक्टर फॉर्म। सबसे पहले इसका क्या आएगा? वेक्टर फॉर्म। तो कोई भी अगर पोजीशन वेक्टर है और उसके कोऑर्डिनेट्स कितने? एक्स, वाई और जेड है, बराबर? कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, बराबर है? और जब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखता है तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं? 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं अगर वो स्पेस में है तो, एक्स, वाई और जेड। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? ए है। वाई कोऑर्डिनेट्स कितना है? बी है। और जेड कोऑर्डिनेट्स कितना है? सी है। तो ये इसके 3 कोऑर्डिनेट्स है। इसका ये मतलब है कि इस ऑब्जर्वर से ये एक्स में कितना शिफ्ट हुआ है? ए डिस्प्लेस हुआ है। वाई में कितना शिफ्ट हुआ है? बी। और जेड में सी। अरे हाँ कि ना? तो ये अगर इनिशियल पॉइंट है तो ये तो इसका फाइनल पोजीशन हुआ ना। तो इन 3 पोजीशन को, मतलब इस ऑब्जेक्ट की एक्स में, वाई में और जेड में, तीनों में पोजीशन जोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है? ये पोजीशन वेक्टर मिलता है। मतलब ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, मतलब ये क्या आपका? ये वेक्टर है। सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखोगे तो आपका एक क्लोज पॉलीगॉन बन रहा है। देखो, देख लो जी। ये आपका क्या है? इनिशियल पॉइंट ना। ये टेल देखो, ये जो आपका ए है ना, ये जो लेंथ ए है, ये आपका क्या हुआ? ये क्या होगा आपका? एक्स में पोजीशन हो गया ना। अरे समझे कि नहीं? मतलब आर एक्स का एक कंपोनेंट है वाला, इसको लिख सकता हूं मैं आर एक्स का इन एक्स में कंपोनेंट, आर का इन एक्स कंपोनेंट। समझे कि नहीं समझे? ये वाला आर का इन वाई, और ये वाला, समझ में आ रहा है? अगर मैं इन 3 वेक्टर्स को जोड़ता हूं, अगर मैं क्या करता हूं, इन 3 वेक्टर्स को जोड़ता हूं, तो देखो ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है और ये वाला हेड है। तो देख लोगे ये तीनों के तीनों क्या है? सेम ऑर्डर में, टेल हेड टेल हेड टेल हेड। देन अगर आपको 3 वेक्टर को जोड़ना है तो तीनों अगर मान के चलो एडजेसेंट साइड्स ऑफ, क्या काम करे? अगर तीनों के तीनों क्या सेम ऑर्डर में, पहला जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे दूसरा, पहला कहां पे खत्म हो रहा है? हेड पे, तो दूसरा देखो टेल से स्टार्ट हो रहा है, फिर दूसरा हेड पे खत्म हो रहा है तो तीसरा टेल से स्टार्ट हो रहा है। तो जब आपके 3 वेक्टर सेम ऑर्डर में होंगे देन आपका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? आपका क्लोजिंग साइड ऑफ अ पॉलीगॉन। या फिर हम बोल सकते हैं पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और लास्ट वाले वेक्टर का फाइनल पॉइंट, इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। तो पहला वेक्टर कौन सा? ये ना, ये वाला, तो इसका ये इनिशियल पॉइंट। लास्ट वाला वेक्टर कौन सा है? ये वाला, उसका ये वाला फाइनल पॉइंट। इन दोनों को क्या कर दो? स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। अरे क्या ना? और ये जो होता है ये क्या होता है? इसके साथ पहले वाले वेक्टर और लास्ट वाले वेक्टर के साथ क्या होता है? अपोजिट ऑर्डर में होता है। क्या होता है? अपोजिट ऑर्डर। मतलब ये आर वेक्टर इनका रिजल्टेंट है, तो इस आर वेक्टर का और पहले वेक्टर का टेल एक जगह पे आएगा, और ये लास्ट वाला वेक्टर है, इसका हेड और इसका हेड एक जगह पे आएगा। देखो हेड हेड दिख रहा है ऐसा, और देखो यहाँ पे टेल टेल आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आपका जो आर वेक्टर होगा, इस एडिशन ऑफ आर एक्स वेक्टर बराबर है प्लस आर वाई वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा आपका? आर जेड वेक्टर। सबको समझ में आया? तो इस आर एक्स को अगर लिखोगे तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ लिखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी को जब भी ऐड करते हो तो आप क्या करते हो? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के साथ है। और यहाँ पे हम डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डायरेक्शन वेक्टर से, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और आपका वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। अरे हाँ कि ना? तो बोलो आर एक्स का मैग्नीट्यूड कितना है? तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ बोलो आर एक्स कितना है? 1, और ये एक्स एक्सिस में इसलिए आई क्या? सिमिलरली आर वाई बी कहां पे? ये क्या? आर जेड। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। ये क्या हो गया आपका? वेक्टर फॉर्म। अभी मेरे को मैग्नीट्यूड भी तो निकालनी पड़ेगी ना, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिराइव करना पड़ेगा ना। तो देखो मैं ये चीजें लिख रहा हूं, ये हटा रहा हूं, ठीक है? कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और थोड़ा सा, ठीक है? हाँ, अभी मेरे को मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो क्या आपको पता है ये जो आपका आर वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर आपको दिखानी है तो आप कैसे दिखाते थे वेक्टर की मैग्नीट्यूड? तो जो भी आपका डायरेक्टर लाइन सेगमेंट है उसका क्या कर लो? लेंथ निकाल दो। वही क्या हो जाएगा आपका?
उस पर्टिकुलर वेक्टर का क्या हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड। क्या हो जाएगा? तो आपका आर वेक्टर कहां से कहां तक है? यहां से लेके यहां तक है ना। तो इसकी अगर मैग्नीट्यूड निकालनी है तो ओ से लेके पी तक की लेंथ निकाल लो। यही आपका क्या है? मैग्नीट्यूड। यही आपका क्या है? बोलो कैसे करोगे? बोलो। कैसे करोगे? बोलो जी कैसे करोगे? हाँ कैसे करोगे? आपको ओपी लेंथ निकालना है ना। हाँ तो कैसे करोगे? तो दिख रहेगा आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, देख लो। ये मान के चलो, ये पॉइंट कौन सा आपका? लेट से ये वाला पॉइंट है आपका एम। ये वाला आपका क्या है? एम। तो एक्चुअली में ये वाला क्या है? इस पी पॉइंट का प्रोजेक्शन पॉइंट है। कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। समझ में आ रहा है? देख लो, यहां से अगर शैडो डालोगे, यहां से अगर टॉर्च पकड़ोगे ना, ऊपर से अगर लाइट भेजता हो ऐसे में, ये आपकी क्या है? लाइट। बराबर है। तो ये लाइट अगर भेजूंगा तो इसकी जो शैडो होगी वो यहाँ पे गिरेगी। समझ में आ रहा है? अरे ना, इसलिए इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन पॉइंट। समझ में आ रहा है? लेकिन बताओ ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा क्या 90? देखो फील आ रहा है क्या? दिख रहा है? 90 दिख रहा है क्या? पक्का? पक्का? किसी को दिक्कत है? नहीं। तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखता हूं, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा? ओ पी एम। दिख रहा है? तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में आपको निकालनी कौन सी लेंथ? ओपी ना। तो आपका क्या हो जाएगा फिर? ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर, बराबर है, प्लस पी एम स्क्वायर। ओपी मतलब है क्या है? आर का मैग्नीट्यूड। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम। बोलो कितना है? नहीं पता फिलहाल के लिए, तो ये आपका ओ एम है? यहाँ पे लिख दू मैं ओ एम स्क्वायर प्लस, बोलो पीएम, बोलो कितना है? तो पी से लेके एम की लेंथ कितनी है? सी। तो लिख दो यहाँ पे सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या देगा आपका? सी स्क्वायर। अभी आपको निकालना है ओ एम। अगर आपको आर निकालना है तो आपको ओ एम पता करना पड़ेगा ना। तो ओ एम का कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? ओ एम देख लो, ये 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 ले लो हमें एन पॉइंट। ये क्या ले लो? एन पॉइंट। बराबर है। अभी ये कौन सा एक्सिस है? एक्स। ये कौन सा एक्सिस में? वाई। तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होगा। क्योंकि समझा ही नहीं। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है? ओ एम एम। बोलो क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेनस कौन सा आएगा? ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या होगा आपका? हाइपोटेनस ना। तो क्या हो जाएगा आपका? बोलो जी। ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर। बोलो ओ एम, वही तो निकालना है। तो ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो ओ एन, बोलो ए स्क्वायर, और ओ एन एम बी स्क्वायर। सबको समझ में आया? तो ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। बराबर है। तो यहां से यहां तक, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, इस ओ एम की पुट कर सकते हो ना। तो अगर मैं पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका? आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो ओ एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका? सी स्क्वायर। आगे आपका, आपको जीवन तो यही है ना, ए बी और सी। तो आपका आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका क्या ले लो? इसका स्क्वायर रूट, और इधर भी क्या ले लो? स्क्वायर रूट। तो आपका ये स्क्वायर रूट और ये कट जाएगा। यहाँ पे कटेगा ये नहीं। अरे आता है ना। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका? आर इज इक्वल टू, बोलो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यही हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म। सबका समझ में आया? हल्का सा भी डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है? पक्का? चलो, इसके बाद देखते हैं हम डायरेक्शन फॉर्म। इसके बाद क्या देखते हैं हम? डायरेक्शन। चलो हो गया। डायरेक्शन फॉर्म देखिए क्या। अभी आते हैं आपके डायरेक्शन कोसाइंस। क्या आते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, देख लो।
या तो क्लियर है सबको? तो देख लो, अगर मान के चलो आपका कोई वेक्टर है, देख लो इसका ये मतलब हुआ ना, अगर आपका कोई वेक्टर है, अगर कोई पॉइंट है P, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, उसके कोऑर्डिनेट्स मान को चलो x y और क्या दिए हुए आपको, z दिए हुए, देन इस वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर होता है r वेक्टर, वो क्या होता है आपका x i कैप प्लस y j कैप प्लस z के कैप, इसका ये मतलब है। और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है आपका इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे a b और c ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या x y और, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। सबको समझ में आया? तो ये वो आपका, ये क्या हुआ आपका वेक्टर फॉर्म और ये वाला मैग्नीट्यूड फॉर्म। सबको समझ में आया? अरे है कि ना, तो कोई भी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो आप क्या कर सकते हो, उसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। सबको समझ में आया? अभी एक चीज, अगर मान के चलो इसका मेरे को डायरेक्शन निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, अभी किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे बताते थे आप, मैथमेटिकली कैसे बताते थे? एंगल से बताते। कैसे बताते थे हम? एंगल से। तो यहाँ पे जो आर वेक्टर है इसके तीन कंपोनेंट है, एक एक्स में, एक वाई में और एक जेड में, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में और एक, तो जो आर वेक्टर होगा क्या इन तीनों एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा? बनाएगा कि नहीं बनाएगा? और बनाएगा ना, कि एक ही वेक्टर के साथ एंगल बनाएगा, तीनों एक्सिस के साथ बनाएगा ना। तो अगर देखोगे तो ये जो आपका आर वेक्टर है ये आपका एंगल तीनों के साथ बनाएगा। जैसे आपका ये वाला एक्स एक्सिस है तो इस आर वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस के साथ, बराबर, उसको लिखेंगे हम अल्फा। उसको क्या लिखेंगे हम? अल्फा। इस आर वेक्टर का वाई के साथ, ये वाला दिख रहा है, ये क्या होगा आपका बीटा। और इस आर वेक्टर का जेड के साथ, ये क्या हो जाएगा आपका गामा। समझ गए? तो इसके कितने डायरेक्शन हो गए? तीन हो गए। कितने डायरेक्शन हो गए? तीन। एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, और क्योंकि वो तीनों के साथ एंगल बना है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, तो ऐसे दिखाता तो बेटर होता ना, ऐसे। आज छोड़ो, फर्क नहीं पड़ेगा, ये बीटा पे चलिए, ठीक है, क्लियर है तक? अभी देखो यहाँ पे अगर मैं एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करता हूं यहां से, अब यहां से मैं इधर से लाइट भेजता, इधर से लाइट भेजता, ऐसे। समझ में आ रहा है? अगर मैं इधर से लाइट भेजूंगा तो इसकी शैडो कहां पे गिरेगी? इस जेड एक्सिस पे। तो देखो ये इधर की तरफ गिरेगी, ऐसे इस पॉइंट गिरेगी। समझ में आ रहा है क्या? तो ये मान के चलो एम डैश है, ये आपका क्या है? एम डैश। समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे अभी जो शैडो वाला पॉइंट होता है प्रोजेक्शन पॉइंट बोलते हैं ना, और प्रोजेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है। प्रोजेक्शन हमेशा क्या होता है? तो ऑब्वियसली यहां से जब आप प्रोजेक्शन यहाँ पे लोगे तो ये जो आपका प्रोजेक्शन लाइन होगा ये क्या होगा आपका? यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। तुम्हें तो समझा ही नहीं अभी भी। अरे समझे कि नहीं समझे? ये मेरे को बताओ, यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी है? सी है, तो यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी होगी? ये भी तो सी होगी ना। देख लो डायग्राम से पता चल रहा होगा, बराबर है। तो उस वहां पे देखो ट्रायंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम डैश एंड पी दिख रहा है। तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखते हो तो ये आपको सी पता है, और अभी अभी आपने आर भी निकाल लिया है, ये आपको आर पता है ना। तो ये अगर एंगल गामा है तो इसके लिए ये साइड कौन सी हुई? एडजेसेंट साइड। अरे सही है ना, ये कौन सी साइड हो गई? एडजेसेंट। और ये क्या हुआ आपका? तो हाइपोटेनस की लेंथ कितनी है? ओपी। ओपी मतलब क्या है? आर। यहाँ पे हाइपोटेनस पता है और आपको क्या पता है? एडजेसेंट साइड पता है। तो कॉस ऑफ गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एडजेसेंट कितनी है? एडजेसेंट कितनी है? ए है कि सी है? सी। और हाइपोटेनस आर। हाइपोटेनस क्या आपका? आर। समझ में आया? तो इसी को लिखोगे तो कॉस ऑफ गामा, और आर अभी अभी आपने निकाला है, कितना आएगा? सी बटे अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर। सबको समझ में आया? तो ये आ गया आपका कॉस गामा। ये तो एक ही इसके साथ हुआ ना। अब ऐसा भी तो हो सकता है यार, मैं अगर अपना पोजीशन चेंज कर देता ओरिजिन पे, मैं पहले ऐसा था खड़ा, मैं अभी ऐसे हो गया, ये जेड एक्सिस में होता तब ये वाला एक्स एक्सिस होता, तब ये कोऑर्डिनेट क्या होता आपका? ए होता, और ये एंगल क्या होता आपका? अल्फा होता। तो सेम ही है ना, गामा रिप्लेस हो रहा है अल्फा से, ए रिप्लेस, सी रिप्लेस हो रहा है आपका ए से, तो यहां से क्या मिल जाता आपको? कॉस ऑफ अल्फा। तो क्या हो जाता आपका? ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सबको समझ में आया? और अगर मैं वाई एक्सिस से लेता हूं तो क्या होता फिर? कॉस ऑफ
बीटा इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाता है आपका बी बटे सी स्क्वायर। बस यही हो गए तीन आपके डायरेक्शन, अल्फा बीटा एंड गामा। सबको समझ में आया? अभी एक चीज बताओ, ये तो हो गया आपका ये वाला, ये हो गया आपका डायरेक्शन। मैंने किस कैसे निकाला? मैथमेटिकली निकाला। कैसे निकाला मैंने? मैथमेटिकली। और इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं हम? क्योंकि हम जो डायरेक्शन दिखाए ना आर वेक्टर का, वो कौन सा एंगल में दिखाए? कॉस के एंगल में दिखाए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। क्योंकि ये जितनी भी कॉस की वैल्यू आ रही है ना, अल्फा बीटा और गामा, ये सब क्या दे रही है मेरे को? डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सबको समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका मैथमेटिकल। ये क्या हो गया आपका? मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। बराबर है? इसी को आप अलग तरीके से भी लिख सकते थे। अगर मान के चलो, आपको पता ही है, किसी भी वेक्टर का किसी भी वेक्टर का किसी भी वेक्टर को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? उसकी डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करते थे? यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे। और करते थे ना? तो अगर आपका ये वाला आपका आर वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? आपका इसी के अलॉन्ग होगा, होगा ना? जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। तो आपको बताइए कि अगर आपका ए वेक्टर, ए का यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है आपका? ए का मैग्नीट्यूड बटे आपका ए का ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड होता है। ये फार्मूला कल ही डिराइव किया था हमने, और किया था ना? वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो मैं आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? आर वेक्टर अपॉन आर की मैग्नीट्यूड। बोलो आर वेक्टर क्या है? अभी अभी हमने निकाला है। बोलो ए आई क्या प्लस बी जे क्या प्लस सी के क्या, अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सबको समझ में आए? इसको तोड़ दूं मैं, आई आई जे और के अलग अलग कर दूं तो आपका क्या हो जाएगा? आपका आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बटे बोलो फटाक से, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इधर क्या रहेगा आपका? आई क्या प्लस बी बटे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वाला जे क्या प्लस प्लस सी बटे अंडर रूट ऑफ फटाक से बोलो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वाला के क्या। समझ में आया? अरे हाँ की ना? और इसी को अगर देखोगे ना, इसी को तो एक्चुअली ये क्या आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस क्या। सबको समझ में आया? तो क्या हो जाएगा आपका? बोलो यहां से बोलो, आर का यूनिट वेक्टर है ना ये वाला, बोलो क्या हो जाएगा आपका? आर का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? कॉस अल्फा आई क्या प्लस कॉस बीटा जे क्या प्लस, ये हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर। समझ में आया? बस इसीलिए अब इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। अरे सबको समझ में आया क्या? एक और चीज, अगर ये आपका यूनिट वेक्टर है, जैसे आपको बताइए अगर ये आर वेक्टर है, इसको अगर मैं आई कैप जे कैप और के कैप फॉर्म में लिखा तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर है? तो वैसे आपका यूनिट वेक्टर भी तो उसी के फॉर्म में है ना, आई कैप जे कैप और के कैप। अरे समझे कि नहीं समझे? और आपको पता ही है ये जो आपका यूनिट वेक्टर होता है इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है? 1। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ये आपका कौन सा मैग्नीट्यूड फॉर्म है ना, जैसे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था? आर था। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर का लिखता हूँ, ये आपका यूनिट वेक्टर है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आर वेक्टर है तो आर का मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा? मॉड ऑफ आर वेक्टर, या फिर सिंपली आर वेक्टर है। तो वैसे आपका यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 1 होगा ना? और इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या होता है आपका? अंडर रूट ऑफ बोलो आई का कोफिशिएंट स्क्वायर बोलो, तो कॉस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। अरे समझे कि नहीं समझे? फर्स्ट कॉस ऑफ गामा का होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ बोलो फटाक से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस गामा। बराबर? अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूं, इस तरफ तो 1 का स्क्वायर 1 और उधर अंडर रूट का स्क्वायर, ये हट जाएगा। तो आपको एक और नई फॉर्मूला मिलती है, 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। पूरा उतार दो, यहाँ पे कहीं भी दिक्कत तो मेरे को पूछ लो।
एक क्वेश्चन कर लो इसके ऊपर, बहुत ही शर्म आ रही है क्वेश्चन करते लिखते हुए, इतना इजी क्वेश्चन है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इधर आपका पॉइंट है, लेट्स से पी पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट्स है 2 2 1 5। ठीक है, तो आपको पूछा पहले क्या कर लो, इसका वेक्टर फॉर्म निकालो, फिर क्या करो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, फिर क्या करो, इसका यूनिट वेक्टर निकालो। वेक्टर फॉर्म, मैग्नीट्यूड फॉर्म, डायरेक्शन फॉर्म करो फटाक से तुरंत। उसके बाद उसके सेपरेटली डायरेक्शन कोसाइन से निकालो, अल्फा की वैल्यू निकालो, बीटा की वैल्यू निकालो और गामा की वैल्यू निकालो। करो फटाक से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करो। सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते, सन्नाटे में नहीं जाना चाहिए कोई, है कि नहीं? अपने अपने रिस्क पे बैठो रे बा, इसको गिर गया तो कैच करना है फट से। तो बैठा तो नहीं उसके नीचे बात। आया? अरे आया क्या? आया होगा ना? क्या करना है फट से, पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i क्या प्लस जे क्या प्लस 5k क्या। सबको समझ में आया? ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म अंडर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 5 स्क्वायर 25, 25 प्लस 5 30, तो अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 30। सबको समझ में आया? अरे हाँ जी ना। इज इक्वल टू पी, पी का यूनिट वेक्टर, तो पी का यूनिट वेक्टर था पी वेक्टर बटे क्या हो जाएगा आपका, पी का यूनिट मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा बोलो, पी वेक्टर कितना है 2i क्या प्लस जे क्या प्लस क्या हो जाएगा आपका 5k क्या बटे बटे कितना √30। इसको सेपरेट कर दो तो क्या हो जाएगा आपका 2 बटे √30 आई क्या, बोलो आगे फटाक से, 1 बटे √30 जे क्या प्लस, बोलो आगे 5 बटे 30k क्या, बोलो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या हो गया। तो आपको पता ही है जो आपका यूनिट वेक्टर फॉर्म होता है ना, उसके जो आई जे और के कोफिशिएंट होते हैं वही क्या होता है आपके डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन कहां से मिलेगा, यूनिट वेक्टर से। डायरेक्शन वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर होता है ना, तो डायरेक्शन कोसाइन कहां से मिलेंगे, यूनिट वेक्टर से। तो उसके आई जे और के कोफिशिएंट मतलब क्या हो गया आपके डायरेक्शन कोसाइन। ये हो गया आपका कॉस अल्फा, ये हो गया आपका कॉस बीटा और ये हो गया आपका कॉस गामा। वो तो गया, सबको समझ में आया? ठीक है, चलो इसके बाद हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके बाद क्या देखते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके बाद देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसको डिनोट करते हैं हम किससे, एक तो एस से डिनोट करते हैं और किससे, डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम, डी से। सबको समझ में आया? अभी देखो डिस्प्लेसमेंट, अभी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग initial point of an initial point of an object to the final point of an object, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अरे हाँ जी ना। तो अभी जैसे मान के चलिए एक आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ऑब्जेक्ट मतलब मैं आदमी ले लेता हूँ, ठीक है, एक आपका ये बालक है, ये आपका इस पाथ के अलॉन्ग यहाँ पे गया, ठीक है, ऐसे कुछ तो भी ये इस पाथ के अलॉन्ग, ये मान के चलो आपका ये वाला कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये वाला जेड और ये वाला वाई, ये वाई है और ये वाला आपका क्या है जेड है। तो ऑब्जर्वर कहां पे रहता है आपका, यहाँ पे ना, ठीक है, ऑब्जर्वर, ये कौन है, ऑब्जर्वर, ठीक है, चिटा, चिटा मतलब कौन आपका, ऑब्जर्वर। तो एक आपका आदमी है, एक आपका कौन है, आदमी। मान के चलो यहां से कहां पे गया, ये कुछ इस पाथ के अलॉन्ग गया ऐसे,
ठीक है, ये इसकी पाथ है, ये इसकी क्या है, पाथ। समझ में आ रहा है क्या? इसको बोलते हैं एक्चुअल पाथ, इसको हम क्या बोलते हैं? तो ये आपका आदमी है, वो यहां से गया, दौड़ते हो गया, ठीक है, और कहां पे पहुंचा आपका? यहाँ पे पहुंच गया। अरे हाँ जी ना, साला कॉकरोच ज्यादा लग रहा है ना तो आदमी से कॉकरोच ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये वाली आपकी इसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन, और ये वाली इसकी क्या है, फाइनल पोजीशन, ठीक है, बराबर है। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये वाली इसकी। तो मान के चलो जब यहाँ पे था तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x1 y1 और z1, क्योंकि जब आपका कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करेगा तभी तो हम मानेंगे ना कि उसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी टाइम के साथ पोजीशन चेंज करता है तो हम क्या मान के चलते हैं, उसने डिस्प्लेसमेंट किया है और उसके पास क्या होता है, मोशन होता है। अरे हागी ना, और ये इसकी क्या होगी, फाइनल पोजीशन, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 y2 और z2। सबको समझ में आ रहा है? अरे है कि ना, तो ये होगी इसकी इनिशियल पोजीशन और ये होगी इसकी फाइनल पोजीशन। तो लेट्स से मैं बोलता हूँ कि इसकी इनिशियल पोजीशन p थी और फाइनल पोजीशन क्या थी, q थी। तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग थे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कौन है आपका ऑब्जर्वर, यहाँ पे कौन है आपका। तो अगर मैं आपको पूछा कि बताओ इसकी इनिशियल पोजीशन क्या होगी, आप बोल सकते हो कि इनिशियल पोजीशन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दोनों को स्ट्रेट लाइन से जॉइन करते हो, ये क्या होगी आपकी। और हमेशा हेड किसकी तरफ होता है, जब भी पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हो ना, तो एक ध्यान रखना है कि आपका जो हेड होगा हमेशा किसकी तरफ होगा, ऑब्जेक्ट की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये वाला आपका कौन है, ऑब्जर्वर। ये क्या हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। इसको बोलेंगे आर इनिशियल है ना, तो इसको मैं आर इनिशियल लिखता, ये आर इनिशियल वेक्टर। सबको समझ में आया? ये क्या होगी इसकी फाइनल पोजीशन, ये आपकी फाइनल पोजीशन, बराबर है। तो ये क्या होगा आपका आर फाइनल वेक्टर। समझ में आया? और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट की और ये वाली दोनों को स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर दिया। तो ये फाइनल पोजीशन है और ये वाली, तो आपका एरो हेड कहां पे रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो गया आपका पोजीशन चेंजिंग पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, यहां से देख लो, तो आपका जो एस वेक्टर होगा मतलब ये डेल्टा आर वेक्टर इस क्या हो जाएगा बोलो, तो आर फाइनल बोलो वहां से, y1 y2 x2 ना, और ये y2 j क्या प्लस z2 k क्या। सबको समझ में आया? इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो ये वाली क्वांटिटी माइनस कौन सी बोलो फटाक से, x1 i क्या प्लस z1 ठीक है, क्लियर है। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका फाइनली, देख लो ये आई क्या पे, ये क्या आई क्या पे, ये माइनस हो सकते हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x2 माइनस x1 आई क्या, फटाक से बोलो, फिर वहां पे y2 माइनस, ये आता है ना सबको, प्लस माइनस करना, प्लस प्लस z2 माइनस z1 ठीक है, और है ना, यही हो जाएगा आपका डेल्टा आर वेक्टर या फिर एस वेक्टर। क्लियर है? तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। ये क्या हो गया आपका वेक्टर फॉर्म किसका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। किसका, अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है तो ऑलरेडी अगर आपको आई कैप जे कैप के और के कैप के फॉर्म में आए तो उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालना तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट क्या कर दो, अंडर रूट ऑफ उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर का एडिशन। तो क्या हो जाएगा आपका, तो एस वेक्टर का ये क्या हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड एस इज इक्वल टू बोलो अंडर रूट ऑफ, बोलो आई का कितना कोफिशिएंट है x2 माइनस, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सबको समझ में आए? ये हो गया मैग्नीट्यूड। इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो यूनिट वेक्टर से निकाल देना। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा एस वेक्टर का डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा आपका एस वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा एस का मैग्नीट्यूड। अरे समझे कि नहीं समझे, तो क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 आई क्या प्लस y2 माइनस y1 j क्या, बोलो आगे z2 माइनस z1
के क्या बटे उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या था आपका पता ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या हो गया आपका? ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसको उतार दो, बहुत आसान है। जाते वक्त रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की शीट कलेक्ट कर लेना सभी लोग, क्वेश्चन क्वेश्चन करके लाओगे ना कल से, वो शीट कलेक्ट कर लेना आज। एक और लेक्चर लगेगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को, फिर ये वाला खत्म हो जाएगा पार्ट। एक लेक्चर फिर क्वेश्चन को दे देंगे। हाँ चलो, एग्जाम्पल इसके ऊपर बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, मेरे को पक्का विश्वास है कि तुम कर लोगे वाला सही सही। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है आपका जिसकी इनिशियल पोजीशन कितनी है, पी है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, ये यहां से चल के कहां पे गया, यहाँ पे गया। आपको पूछा कि बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, कर लो फटाक से उसका एसबी। अब ये तो समझ में आया ना कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत है क्या, शॉर्टकट में करेंगे। आप एंट्रेंस पढ़ रहे हो ना, शॉर्टकट में बिल्कुल। ठीक है, ये फाइनल पोजीशन है वाली, तो आपको पता है x2 माइनस x1 होता था, y2 माइनस, तो 5 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 2 माइनस 4 आया। अरे क्या हाँ कि ना यार, क्या लंबा चौड़ा करोगे, बोलो इधर अंडर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट कितना, मैग्नीट्यूड अगर कोई वेक्टर आई जे और के फॉर्म में, आई जे के फॉर्म में, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या करना, अंडर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट प्लस जे का कोफिशिएंट प्लस के का कोफिशिएंट स्क्वायर, बोलो क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर 9 माइनस 5 स्क्वायर 25 2 माइनस 2 स्क्वायर 4, कितना आया, अंडर रूट ऑफ 38। बोलो पोजीशन यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड, बोलो वेक्टर, वो तो क्या 1 2 3, सबको समझ में आया।